अस्सलाम वालेकुम। टुडे हम अपना क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था क्लासिकल मैकेनिक्स का और वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। वेक्टर्स इन मैकेनिक्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो टुडे हम लोग देखते हैं कुछ कंजर्वेटिव लॉज, कंजर्वेशन थ्योरम्स हम देखते हैं फिजिक्स में जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बेस हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिंगल पार्टिकल्स सिर्फ डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अपने आने वाले लेक्चर में आपके साथ शेयर करूँगी अपने लेक्चर्स। तो टुडे जो हमने जिन थ्योरम्स की कंजर्वेशन को डिस्कस करना है वो है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और ये एक चीज़ आप अपने माइंड में रख लें, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग कि ये जो चीज़ें हैं, जो कंजर्वेशन थ्योरम्स हैं, ये न्यू लॉज नहीं है बल्कि ये न्यूटन लॉज की फॉर्मुलेशन है। तो वी कैन से दैट दिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी इज नॉट न्यू लॉज, इट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन लॉज। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि लीनियर मोमेंटम के हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम होता क्या। मोमेंटम हमारे पास क्या होता है कि कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, उस बॉडी का मैस है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस वो बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन है। तो जो मोशन है उस बॉडी की प्रॉपर्टी है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन हो तो उसको हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर मोमेंटम है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन होती है द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। और इसके लीनियर मोमेंटम में जो बॉडी है वो मूव कर रही होगी लीनियरली, वो लीनियरली मूव कर रही होगी, तो तब उसके पास मोमेंटम होगा, तो उसको हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो अगर कोई भी सिस्टम है और उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम को है हम जो डिनोट करते हैं वो इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। तो जो अगर वो सिस्टम है और उसके अंदर पार्टिकल अभी मैं सिर्फ अगर सिर्फ अभी एक पार्टिकल की बात करूँ तो मैं कहूँगी कि कोई पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो तब तक कंजर्व रहेगा, तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो ज़ीरो ना हो। मीन्स कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी का या उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो कंजर्व है। तो यहाँ फोर्स से मुराद ये नहीं कि फोर्स लगेगी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उस पार्टिकल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस लगती हों लेकिन उस सारी फोर्सेस का जो नेट सम है वो ज़ीरो हो। तो इस केस में जो मोमेंटम होता है वो होता है कंजर्व। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा रीड आउट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व व्हेन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो। तो न्यूटन लॉ हमें क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। एक्चुअली जो हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ देखते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए, वो इस F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी से ही बना है। न्यूटन ने जो सेकेंड लॉ की जो फार्मूला दिया था F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी ही दिया था अपनी फेमस बुक में, जो प्रिंसिप किया उसकी बुक थी। तो बाद में हम लोगों ने डी पी बाई डी टी से एम ए बनाया। तो हम कह सकते हैं इस जो इक्वेशन 1 है इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि भी कोई सिस्टम पर फोर्स नहीं लग रही, मीन्स कि फोर्स क्या है, ज़ीरो। अब अगर फोर्स ज़ीरो हो गई है तो अगर मैं इक्वेशन 1 में वो एफ की जगह ज़ीरो पुट कर दूँ तो मेरे पास डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी टर्म इज इक्वल्स टू ज़ीरो कब होता है, जब जिस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो कांस्टेंट हो। तो यहाँ हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टर्म ज़ीरो आ रहा है, तो वी कैन से दैट जो मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व्ड है, मीन्स कि वो टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये हमें बताता है कि मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जब उस पर लगने वाली फोर्स का नेट सम ज़ीरो हो। तो इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आप सपोज करें कि आपके पास एक वेक्टर है और उसको मैं एस बार से डिनोट करती हूँ और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो अब अगर मैं उस फोर्स और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो ज़ीरो आ रहा है, मीन्स कि जो टोटल फोर्स एस डायरेक्शन में लग रही है वो वैनिश हो जाएगी। तो न्यूटन लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, और डी पी बाई डी टी
is equals to 0, so P dot S is equals to constant. So we can say that the component of linear momentum in the direction on which force vanish is a constant in time. Means के कोई जो linear momentum के जो component है, अगर जिस direction में force vanish हो रही है time के साथ, तो उस direction में उसका momentum conserve होगा. अगर हमारे पास momentum 3 components momentum के और force उसमें से 2 components में vanish नहीं हो रही बल्कि एक component में vanish हो रही है, तो हम कहेंगे कि जिस component में force जिस डायरेक्शन में वैनिश हो रही है, तो उस डायरेक्शन का जो हमारे पास होगा मोमेंटम, वो हो जाएगा 0. अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करते हैं. तो अब लीनियर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम ये होता है कि कोई बॉडी है वो लीनियरली मूव कर रही हो, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में हम देखते हैं कि कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ मूव कर रही हो, उसका एक उसमें उसका एक ओरिजिन हो जिसके अराउंड वो मूव कर रही हो, और एक यूनिट वेक्टर हो जो ओरिजिन से उस पार्टिकल तक पोजीशन वेक्टर हो जो उसको पोजीशन को बता रहा हो उस पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो हर पॉइंट जब ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव करेगा तो हर पॉइंट में उसका लीनियर मोमेंटम होगा जो टेंजेंशियल होगा. तो उस पॉइंट के तो हम तब कह सकते हैं कि कोई जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, तो अब वो मोशन कर रही है, उसका मास भी है, उसका वेलोसिटी भी है, उसका पोजीशन वेक्टर भी है. तो अब हम कह सकते हैं कि तब अब इस केस में उस बॉडी का है एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और कैपिटल एल से. तो जब हमारे पास अगर मोमेंटम हो और पोजीशन वेक्टर हो तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी का फाइंड हो जाएगा. तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, आर क्रॉस पी. आर हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, पी की जगह हमारे पास मोमेंटम है तो मैंने लिख दिया एम वी. और एम अब हम देखते हैं कि अगर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया है जिसका ओरिजिन ओ है, मास एम है, पोजीशन वेक्टर आर है, तो ये सारा वही बात है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो अब अगर मैंने इस पर एक फोर्स लगाऊँ उस पार्टिकल पर, तो फोर्स लगाओगे तो वो क्या मूव करेगा, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. तो अभी मैं एंगुलर फिजिक्स में बात कर रही हूँ, तो वो फोर्स तो मैं कहूँगी मैं वो टॉर्क उस पर लगेगा. तो मोमेंट ऑफ फोर्स तो मैं कह दूँगी टॉर्क. तो टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से. तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के. तो आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है और फोर्स क्या है, डी पी बाई डी टी. तो आर क्रॉस डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई, और पी की जगह मुझे पता है पी क्या होता है, मोमेंटम के इक्वल होता है. मोमेंटम क्या होता है, एम क्रॉस वी. एम वी होता है हमारे पास. तो अब जब मैं इसमें वैल्यू डाल दूँगी मोमेंटम की जगह एम वी, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा एन इज इक्वल्स टू आर एम वी बाई टी. तो हमने देख लिया एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जो होता है आर क्रॉस पी, और टॉर्क का फार्मूला जो होता है आर क्रॉस एफ. तो अब अगर मैं देखूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ मुझे क्या कहता है, F इक्वल्स टू एफ इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम. तो मैंने जो टॉर्क का फार्मूला वो क्या है, आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, और डी पी बाई डी टी हमारे पास फोर्स है और पी हमारे पास क्या होता है, एम वी. तो अगर मैं यहाँ पी की जगह एम वी डालूँ और इस एम वी मेरे पास एम कॉन्स्टेंट है, तो वो ऐसे डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा. तो हमारे पास क्या बनेगा, डी वी बाई डी टी. तो अगर मैं इस जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम था उसका टाइम डेरिवेटिव लूँ, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का. तो यहाँ जब मैं उसका डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. तो सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज. तो जब मैंने डी आर बाई डी टी का डेरिवेटिव लिया तो मुझे पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इक्वल होता है. मोमेंटम एम वी एज इट इज आ गया प्लस आर एज इट इज आ गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स से इक्वल होता है. तो अभी मैंने यहाँ फोर्स लिख के उसको एज इट इज लिख दिया. अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सेम वेक्टर्स क्या होता है, जीरो होता है. तो एम वी क्रॉस एम वी भी जीरो हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, और आर क्रॉस डी पी बाई डी टी हमारे पास एफ के इक्वल होता है. तो हम कह सकते हैं कि आर क्रॉस एफ हो जाएगा टॉर्क इक्वल होता है. तो मैंने ये देखा कि जब हम लोग जो हमारे पास टॉर्क है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के. तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ आर एंड रोटेशनल मोशन वर्जन है इसका. जो लीनियर मोशन वर्जन था उसमें हमने क्या देखा था कि जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ
लीनियर मोमेंटम। और रोटेशनल मोशन में हमने देखा है जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोशन मोमेंटम। तो अगर मैं जिस तरह मैंने लीनियर मोमेंटम में कहा था कंजर्वेशन के लिए कि उस पर लगने वाली पार्टिकल पर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम था वो कंजर्व रहेगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ और अगर मैं कहूँ कि उस पार्टिकल पर नेट टॉर्क जो पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है वो 0 हो रहा है, तो कब 0 होगा, मतलब कि उस पर नेट टॉर्क 0 मीन्स उस पर टॉर्क एक्ट हो रहा होगा, ये कह सकते हैं कि उस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है और उन सब टॉर्क का वेक्टर सम 0 आ रहा है। तो तब मोमेंटम पे क्या फ़र्क आएगा, तो मैंने अगर यहाँ n की जगह 0 डालूँ तो हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0 के इक्वल आ जाएगा। और ये 0 के इक्वल डेरिवेटिव कब आता है, जिस चीज़ का अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टाइम 0 आता है। तो इस केस में dl/dt 0 आ रहा है, तो वी कैन से दैट l इज कांस्टेंट, मीन्स इट इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो वी कैन से दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल, is conserved when no net torque acting on it, and so here it is confirmed that a particle linear momentum is conserved when no net force act on it, and the particle angular momentum is conserved when no net torque act on it। तो जो ओरिजिन की चॉइस है, एक रिमाइंडर ये है कि जो ओरिजिन की चॉइस होती है जिससे हम पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल को देखते हैं तो वो आर्बिट्ररी है, इट्स आवर चॉइस कि हम जो मर्जी ले लें उसका ओरिजिन, तो आंसर पर इफेक्ट नहीं आएगा, हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। So now next we discuss the conservation of energy। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क हमारे पास ये होता है ना कि कोई पार्टिकल पर फोर्स लग रही है और वो डिस्प्लेसमेंट को वो डिस्प्लेस हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, तो वही हम कहते हैं कि उस पार्टिकल ने वर्क किया है। तो अगर कोई भी पार्टिकल पर फोर्स लग रही है और वो पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक गया है किसी भी स्पेस में, तो वी कैन से दैट द पार्टिकल हैज़ डन सम वर्क। तो वर्क हमारे पास क्या होगा, F.D। तो अगर मैं एक पोजीशन 1 ले लूँ और एक पोजीशन 1 ले लूँ और एक पोजीशन 2 ले लूँ, तो इन दोनों के दरमियान में देखो कि पार्टिकल ने पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक कितना काम किया है। तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक वो चलता रहा है, तो मीन्स के वो मतलब किसी लाइन में चलेगा। तो F.D का हम लोग लाइन इंटेग्रल ले लें 1 to 2 करके लिमिट उसकी कर लें, और जो वर्क होगा वो होगा W1/2। तो न्यूटन सेकेंड में हमें क्या कहते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ हमें कहता है कि एफ जो हमारे पास वर्क है, न्यूटन सेकेंड हमें क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर मैं करूँ कि F.D.R की जगह, अगर ये तो वर्क है ना, F की जगह मैंने dp/dt लिख दिया, डॉट लिया, dr लिया और खुद से dt को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब मुझे पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम होता है mv के इक्वल। तो m मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल लिया और इस पर मैंने dv/dt हो गया डॉट, और dr/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास फोर्स वेलोसिटी। मैंने वेलोसिटी लिख लिया, साथ dt मैंने एच डी लिख लिया। अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि अगर हमारे पास ये dt मैंने एच डी लिख दिया। अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास डेरिवेटिव अगर मैं v² का लेती तो वो मेरे पास क्या आता है 2v dv/dt। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ अब डेरिवेटिव ले लिया v² का, और v² का जब मैंने डेरिवेटिव लिया है तो मैंने यहाँ हाफ बाहर निकाली और m लिख लिया। तो अब मीन्स कि मैंने इस v को मैं इसके अंदर ही मर्ज कर दिया, और जब अब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी ना v² का, तो मेरे पास दोबारा वही आ जाएगा, ये टर्म मेरे पास आ जाएगी dv/dt डॉट v। तो मैंने इस पूरे टर्म में क्या किया कि v को डेरिवेटिव के अंदर कर दिया है, और जब मैंने v को डेरिवेटिव के अंदर कर दिया तो एक हाफ मैंने बाहर लगा लिया, ठीक है। तो जब मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूँगी तो वो क्या आता है 2v dv/dt। तो मेरे पास सिंपल वही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा, गेन आ जाएगा। तो क्या हो गया हाफ m dv²dt, और dt एज इट इज आ गया। अब मैंने क्या किया कि जो ये हाफ और m है वो मैंने डी के डेरिवेटिव के अंदर ले गई और बाकी सब कुछ मैंने एच डी लिख लिया। अब मुझे बताएं कि डी की डी तो मैंने कैंसिल अगर मैं कर भी दूँ तो मेरे पास टर्म हो जाएगी डी हाफ mv², और हाफ mv² मेरे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको दिख ही रहा होगा। तो जो वर्क 1/2 इज इक्वल्स टू इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ हाफ mv² हमारे पास आ गया। अब देखें कि इसमें
अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल ने वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक पार्टिकल गया है, तो अगर मैं लिमिट में 1 से 2 डाल दूँ तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास मैंने जब लिमिट डाली तो सबसे पहले सेकंड लिमिट डाली, फिर फर्स्ट लिमिट डाली, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन किसका आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का आ रहा है। तो मीन्स के काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है जब पार्टिकल ने वर्क किया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स लगी है, टोटल फोर्स लगी है और उस पार्टिकल ने वर्क किया है, तो जब वर्क करेगा तो इट्स मीन्स कि उसकी पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की है ना, तो पार्टिकल की कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी। तो वी कैन से दैट वर्क इज इक्वल्स टू द चेंज इन पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द टोटल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही मैंने वर्क किया, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक गई और मैंने पार्टिकल की पोजीशन चेंज की, तो पार्टिकल ने जब पोजीशन चेंज की तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई। तो जितना वर्क मैंने किया उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी वो चेंज हो गई। तो ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है कि जितना वर्क किया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ मैंने इसको प्रूव भी कर दिया है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद वर्क इंटीग्रल को हमारे पास अब देखें, अगर मेरे पास ये पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, अब मैंने 1 से सेकंड पोजीशन तक जाना है, तो मैं इस रास्ते से भी जा सकती हूँ, बी पाथ से भी जा सकती हूँ, मैं सी पाथ से भी जा सकती हूँ। तो मैं जिस मर्जी पाथ से जाऊँ, पाथ 1 से ए से जाऊँ, पाथ बी से जाऊँ या पाथ सी से जाऊँ, मेरे पास जो वर्क का जो तीनों पाथ्स का वर्क होगा वो सेम होगा। तो इट्स मीन्स कि जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। दैट्स वाई वी कैन से दैट वर्क इज तो जो फोर्स लगेगी उस केस में वो कंजर्वेटिव होगी। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती हैं। तो फोर्स हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव है। तो हम लोगों ने वर्क किस में किया, ग्रेविटेशनल फील्ड में किया। तो हम कह सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और जो फोर्स उस पोजीशन पर पार्टिकल पर लगी है जिसने उसकी पोजीशन चेंज करवाई है तो वो क्या है, कंजर्वेटिव है। तो अगर हम हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी फोर्स है जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है, लाइक हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है ना, तो इसलिए वो नॉन कंजर्वेटिव है। लेकिन अगर हमारे पास कोई कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक ऐसी एनर्जी है जो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है और वो कंजर्वेटिव है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या कहती है, पोटेंशियल एनर्जी हमें कहती है द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेल वी के इक्वल होता है। और पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की जो होती है वो हमें बताती है कि किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी पार्टिकल के अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी भी कोई वो वर्क करने की। और ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स कि पार्टिकल ने अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने गया है, उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो जब पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की है उसने वर्क किया है, और जो उसने वर्क किया है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लेके आया है और वो नेगेटिव चेंज लेके आया है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में जो वर्क होता है वो होता है नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैंने आपको बताया कि एफ इज इक्वल, जो हमारे पास वर्क है वो क्या है, माइनस डेल ऑफ यू है। तो अब हमारे पास हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी फोर्स है वो कंजर्वेटिव है तो वो इसको ओबे करेगी। ठीक है, तो अगर जो एक्सप्रेशन 1 है और जो एक्सप्रेशन 2 है वो होल्ड अगर तब करेगा जब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास फंक्शन होगा पोजीशन वेक्टर का और टाइम का। अगर पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी और टाइम पर फंक्शन हुई तो हम लोग ये वाली क्वेश्चन वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ जो है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ओनली टू विद इन एन एडिटिव कांस्टेंट बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो इसलिए सिमिलरली जो बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की वो चेंज होती है, एक इनर्शियल फ्रेम से अगर दूसरी इनर्शियल फ्रेम में हम जाएँ तो जो एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी होती है उसका कोई मीनिंग नहीं होता। सिमिलरली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का भी कोई मीनिंग नहीं होता।
तो अभी हमने क्या देखा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में कि वर्क जो होता है F dr के इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है, और जो जितना वर्क हम करते हैं वो उतनी ही चेंज काइनेटिक एनर्जी में आ जाता है, और जितना हम वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी से अगर हम देखें तो वो नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। और जब हम लोगों ने इसको कंबाइन किया, इन दोनों को अगर हम थ्योरम्स को कंबाइन करें तो देखिए ये दोनों वर्क है ना, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल यू होगा, और जब इन दोनों को डेल यू में दूसरी तरफ ले जाऊँगी तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा मीन्स टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम आप एनर्जी का हमको बता रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन बता रहे हैं कि जो पहले पोजीशन थी उस किसी भी पार्टिकल की, उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है जब पार्टिकल दूसरी पोजीशन पर गया है, और उस पोजीशन पर उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आई थी तो वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट आता है। तो ये हमें एनर्जी की कंजर्वेशन को बता रहा है कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा। तो हमने क्या देखा कि कोई भी इन पार्टिकल है, पार्टिकल की बात करें तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस वो कंजर्व रहेगी, E इज इक्वल्स टू टी प्लस यू, जिसमें E हमारे पास टोटल एनर्जी है, टी काइनेटिक एनर्जी का, U हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी भी जैसे हम लोगों ने शो किया तो वी कैन से दैट वी जस्ट शो दैट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। तो अब इसको मैं अगर आपको दूसरे तरीके से भी अगर मैं बताऊँ तो अगर हमारी जो टोटल एनर्जी है उन दोनों का उनको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे पता है जो प्रीवियस रिजल्ट में हमको जो डेरिवेशन बताई है उसमें डी टी हमारे पास क्या है, डी हाफ एम वी स्क्वायर था, वो इक्वल था एफ डॉट डी आर के, वो किसके इक्वल था, वर्क के इक्वल था। तो अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो एफ डॉट डी आर बाई डी टी हो जाएगा। मीन्स कि मैंने क्या किया कि इसको रिस्पेक्ट टू टाइम से मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो वो हमारे पास इसी इक्वल हो गया एफ डॉट डी आर बाई डी टी, क्योंकि ये भी हमारे पास डी टी है और ये एफ डॉट डी आर है। इसको भी डी टी से डिवाइड करेंगे और इसको भी डी टी से डिवाइड करेंगे तो डी आर बाई डी टी अब हमारे पास किसकी इक्वल हो जाता है, वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ आप ये आर डॉट है, आर डॉट शो करता है कि टाइम डेरिवेटिव को, और ये एफ डॉट बी आ जाएगा। सिमिलरली हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होता है पोजीशन और टाइम का। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको डी क्यू बाई डी टी अगर हमारे उसको हम टाइम से डिफ्रेंशिएट करें और फिर हम चेन रूल लगा दें, चेन रूल में पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स कर दें, फिर मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी कर दें और फिर प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल टी कर दें, तो हमें पता है कि जो डी यू बाई डी टी में हमने भी क्या किया, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एज इट आ गया और डी एक्स बाई डी टी इसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी के इक्वल हो गया, प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल टी भी एज इट आ गया जो टाइम का फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि जो अगर हम एनर्जी को हम लोगों ने टाइम से जो डिफ्रेंशिएट करा तो उसका एक्सप्रेशन ये आया था, इसलिए हम डी टी बाई डी टी के एक्सप्रेशन डाल देते हैं और डी यू बाई डी टी के एक्सप्रेशन डाल देते हैं। तो फिर हमें पता है कि एफ किसकी इक्वल होता है, जे माइनस नेगेटिव डेल यू की इक्वल होता है। तो अगर हम लोग एफ की जगह ये डाल दें तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो डी ई बाई डी टी किसकी इक्वल आ जाएगा, पार्शियल यू बाई पार्शियल टी। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास वो टाइम का फंक्शन ना हो तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म जीरो हो जाएगी और ये टर्म जीरो हो जाएगी तो डी ई बाई डी टी जीरो के इक्वल आ जाएगा, और ये जब जीरो के इक्वल आएगा तो हम कह सकते हैं जो एनर्जी है वो क्या है, कंस्टेंट है या कंजर्व है। तो ये बताते हैं कि ई इज इक्वल्स टू टी प्लस यू मीन्स कि ये कंजर्व है। तो अभी हमने इसकी समरी देखते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम की या किसी भी पार्टिकल के कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड में हमेशा कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने अभी तक क्या प्रूव किया, हम लोगों ने अभी तक ये नहीं प्रूव किया, कंजर्वेशन लॉज को प्रूव किया, हमने सिर्फ उनको ड्राइव किया न्यूटन लॉज से अंडर सर्टन कंडीशंस। और ये भी यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट दीज आर नॉट न्यू लॉज, दीज आर जस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूटन्स लॉज। तो ये सिर्फ न्यूटन्स लॉज की इक्वेशन न्यूटन लॉज ही हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो कंजर्वेशन लॉज जो कंजर्वेशन पोस्टुलेट्स रादर देन लॉज, तो ये हमारे पास फिजिसिस्ट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं कि कोई भी फिजिकल थ्योरी है वो कंजर्वेशन लॉज को सेटिस्फाई करेगी अगर उसमें वैलिड होना है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज को इंट्रोड्यूस करवाएं किसी भी थ्योरी में, तो किसी भी थ्योरी में हम एनर्जीज की डिफरेंट काइंड को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसमें इंश्योर होना चाहिए कि जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में होप हम कुछ नया सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और
ये हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, तो इसको आप स्टार्ट से लेक्चर 1 से देखिएगा ताकि आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।